एज वेल एज कलर्ड, आंसर हो जाएगा बी। पैरामैग्नेटिक है प्लस ब्लू कलर का होता है, सही है। पैरामैग्नेटिक है प्लस ब्लू कलर का होगा बेटा। ठीक है, नोट डाउन करें। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर दूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर दूं? नोट कर लिया होगा आपने। चलो ठीक है, तो ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया। चलो ठीक है, तो अब ध्यान देना, सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट बेटा है ना, मैं रीड कर लूं फिर डाउट को देखते हैं। ये कह सकते हैं कि जिसकी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी यूटीसी को, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ हाँ प्रखर, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है वो उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि उसका डेल्टा जी उतना नेगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, among the following the compounds that is both paramagnetic and colored, है ना, both paramagnetic and colored। ए ऑप्शन है K2Cr2O7, बी ऑप्शन है NH4 whole twice TiCl6, सी ऑप्शन है BoSO4, डी ऑप्शन है K3CuCN4। क्या होगा आंसर, सोचो। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड है। देखो बेटा K2Cr2 कलर्ड तो है, ऑरेंज है, लेकिन यहां डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का। क्यों क्यों डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो नहीं होगा। यहां पर TiCl6, तो देखो बेटा अमोनियम प्लस, तो इस पे आया -2 तो टाइटेनियम आएगा कितना, +4, टाइटेनियम +4 मतलब D0, तो ये भी नहीं होगा। BoSO4 बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Bo प्लस SO4 2 माइनस, Bo प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो क्या यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी वैनेडियम की, +3, सॉरी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा, +3 की +1 और +1 में ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा और कलर्ड भी होगा। कॉन्फ़िगरेशन आ गया पार्शियल फिल्ड। यहां पर आ जाओ K3CuCN6, इसको सेपरेट करना है बेटा। K3 मतलब कि 3K+ और CuCN4 यहां चार्ज आएगा 3-, तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर +1 मतलब D10, मतलब कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि D10, D10 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ये भी नहीं होगा। आंसर होगा BoSO4। ठीक है, और करेक्ट आंसर मुझे मिल गया था पहले ही, हाँ देव ने दिया था, सही है बेटा आंसर BoSO4।
डाउट हो तो बताओ सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में अगर कोई डाउट है, बाकी तो क्लियर हो गए होंगे आपको। जिनका हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करें बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 CR3। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट CR2 प्लस एंड Mn3 प्लस इज आर। द करेक्ट स्टेटमेंट, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ए एक्चुअल में देखो ना आप क्वेश्चन को, द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो शायद ये मल्टीपल चॉइस हो सकता है। एक बार सारे ऑप्शन देख लो, ये मल्टीपल चॉइस हो सकता है। ABC, A एंड B। चलो ये मैं रफ कर रहा हूं। एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, द स्टेटमेंट अबाउट CR2 प्लस एंड Mn3 प्लस। ए स्टेटमेंट है बेटा, CR2 प्लस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो CR2 प्लस किस में जा रहा था बेटा, CR3 प्लस में, तो ये किसके जैसे वेव कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे, मतलब ये सही है। बी, Mn+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn+3 किस में जा रहा था, Mn+2 में जा रहा था, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग के जैसे वेव कर रहा था, मतलब ये भी सही है, सी ऑप्शन। बोथ CR2 प्लस एंड Mn3 प्लस एग्जिबिट D4 कॉन्फ़िगरेशन। बेटा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है, दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 है। यही तो क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सही है। डी में आओ, when CR2 plus is used as a reducing agent, the chromium ion attains D5 configuration। नहीं बेटा, देखो एक्चुअल में जब क्रोमियम +3 में जाता है तो ये D4 से D3 हो जाता है, और इसको हम T2G3 कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, वहां जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। आंसर होगा ABC। करेक्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि जब D4 रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे वर्क करेगा, हाँ सही है रोहन, तो ये CR+3 में जाएगा, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नोट करें, कंप्लीटेड बेटा, रफ कर दो।
चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। ओके तो ये थे ट्रेंड्स। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, डेफिनेशन नोट करें बेटा। डी ब्लॉक मेटल्स tendency to form complex compounds. D block metals have tendency to form complex compounds. D block metals have tendency to form complex compounds due to D block metals have tendency to form complex compounds due to, फर्स्ट लिखना बेटा, देयर स्मॉल साइज, देयर स्मॉल साइज, देयर स्मॉल साइज, ठीक है। दूसरा लिखना बेटा, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको अपन जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। देयर स्मॉल साइज, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbitals, availability of vacant d orbitals, availability of vacant d orbitals, ठीक है। तो डी ब्लॉक के मेटल्स आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बना सकते या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्यों? एक तो इनका साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो आसानी से ये लिगेंड को अट्रैक्ट कर लेंगे अपने चारों तरफ, है ना। दूसरा, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो अगर इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे, तभी तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि CuSO4.5H2O, है ना, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है ना ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CuH2O होल 4, ठीक है, SO4.H2O। एक्चुअल में देखो यहां पर कॉपर सेंट्रल एटम है, कॉपर सेंट्रल एटम है और इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है। अब वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड वर्क कर सकता है बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इस स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है 2+ का? यहां पर SO4 होगा, यहां टोटल चार्ज -2 का है, तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल रह गया बेटा, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि CuSO4.5H2O में कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, बताओ। CuSO4.5H2O में कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवेलेबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, कोवलेंट बॉन्ड अवेलेबल है,
3 टाइप्स के बॉन्ड हो गए, ठीक है। अच्छा, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? तो 4, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। अब जो वाटर मॉलिक्यूल केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है वो एक है, वाटर मॉलिक्यूल जो केवल हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो एक है। आयनिक बॉन्ड भी है क्या यहां पर? आयनिक बॉन्ड भी अवेलेबल है यहां पर। क्यों? क्योंकि CuSO4 में Cu+2 और SO4 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब कॉपर का साइज छोटा था, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स थे, और इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा था क्योंकि D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आसानी से लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक के मेटल्स आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना सकते हैं क्योंकि स्मॉल साइज है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। नोट करें बेटा इसको। कंप्लीट कर लें तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा बेटा, है ना, हम आगे प्रोसीड करेंगे जल्दी। ओके प्रखर। अच्छा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं एस ब्लॉक के, है ना? तो वो नहीं बना पाएंगे बेटा। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि उनका साइज बड़ा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में रिस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? पूरी पीरियोडिक टेबल में रिस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है बेटा? नोबल गैसेस का, है ना, नोबल गैसेस का। क्यों? हाँ, क्योंकि उनके केस में हम वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करते हैं। क्या ये हमेशा ट्रू है? कि ये हमेशा ट्रू है? आपने कभी डेटा देखा है कि यार टीचर तो आपको लिखा देते हैं कि वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होगी? हाँ, डेटा नहीं देखा होगा ना। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट को ये रफ कर दो फिर मैं बता रहा हूँ। ये हमेशा ट्रू नहीं है बेटा, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है कि वंडरवॉल रेडियस ही बड़ी रेडियस होगी, एक्सेप्शन है इसमें। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सारे रेडियस डेटा एक ही स्केल पे कंपेयर किए जाएं तो रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? अगर सारे डेटा एक ही स्केल पर किए जाएं फर्स्ट ग्रुप की, नहीं नोबल गैसेस नहीं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ए ग्रुप, अमन एस ब्लॉक में भी फर्स्ट ए ग्रुप, क्योंकि जैसे ही अपन सेकंड डे में आएंगे साइज डिक्रीज होने लगेगा।
अगर सारे रेडियस डेटा एक ही स्केल पे कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा एस ब्लॉक में, फर्स्ट ए का होगा। तभी तो लोथरमेयर कर्व में वो टॉप पर मिलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं ये रफ कर रहा हूं। देखो जो मैं आपसे पूछ रहा था ना वो अलग से कहीं नोट डाउन कर लेना कि कोवेलेंट रेडियस मैं कंपेयर करूं वंडरवॉल के साथ, है ना, मतलब हीलियम सॉरी लिथियम, यहां पर क्या ले लूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, और रिस्पेक्टिव पीरियड्स में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये तो अलग अलग पीरियड हो जाएंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। देखो बेटा थोड़ा सा पीरियड का डिफरेंस हो गया, लिथियम और हीलियम में हीलियम का साइज बड़ा होगा या नियॉन का साइज बड़ा होगा, बट फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, ये साइज का ऑर्डर होता है। कभी कंपेयर कराया जाए ना तो कोवेलेंट और वंडरवॉल रेडियस अगर हम देखें तो ये ऑर्डर होता है डेटा वाइज, डेटा वाइज। इसी तरह से एक और ट्रिक है कि लिथियम, सोडियम, लिथियम के बगल में क्या आएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, कहाँ लिख रहा हूं मैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो ये हटा देता हूं मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सीजियम तक। तो एक्चुअल में ये साइज कुछ ऐसा रहता है, मतलब बेरिलियम से लिथियम बड़ा होगा, लिथियम से मैग्नीशियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम से सोडियम बड़ा होगा, सोडियम से कैल्शियम बड़ा होगा, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम का साइज ज्यादा होगा, फिर बेरियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबीडियम आएगा, फिर सीजियम आएगा। ये ऑर्डर होता है। इसको कैसे याद रखते हैं, सत्यनारायण, नारायण, एस और एन, ऊपर एस बना देना, नीचे एन बना देना और एरो लगा देना। तो लिथियम से बड़ा साइज किसका होगा, बेरिलियम से बड़ा साइज लिथियम का, लिथियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा साइज सोडियम, सोडियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। ये अब बताओ ऐसा ऑर्डर पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे जब तक याद नहीं होगा, है ना। तो ऑर्डर कहीं पर भी अलग से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बेटा। बेरिलियम, उससे ज्यादा लिथियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, उससे ज्यादा स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही होंगे, जो एरो का हेड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को बता रहे हैं। सत्यनारायण से याद रखना, फर्स्ट ए ग्रुप में मिक्स ऑर्डर जब पूछ लेते हैं, जब इसमें डायगोनल रिलेशनशिप भी लगा दिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कहीं पर पेज में लास्ट में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अच्छा चलो, ये याद आया तो एक चीज और बताओ मुझे, नहीं वो तो डिस्कस कर चुके हैं, छोड़ो। अब आप हेडिंग लिखना बेटा, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक के मेटल मैक्सिमम कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। आपने हैबर प्रोसेस पढ़ा, कैटलिस्ट यूज किया आयरन। आपने हाइड्रोजनेशन ऑर्गेनिक में पढ़ा, कैटलिस्ट यूज किया निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। तो ये डी ब्लॉक मेटल्स हैं। तो डी ब्लॉक मेटल्स को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं बेटा, एज इन कैटलिस्ट। क्यों,
क्योंकि इनके पास होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करके आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट बना के रेट ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या कर देंगे बेटा, कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलना था मुझे। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे तो रिएक्शन नए पाथ से चली जाएगी, ठीक है, नए पाथ से जाएगी तो रिएक्शन आसानी से हो सकती है। तो डेफिनेशन लिखे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेफिनेशन लिखे फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। क्या लिखेंगे आप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, नोट करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स are good catalyst, transition elements and their compounds are good catalyst, transition elements and their compounds are good catalyst, transition elements and their compounds are good catalyst, full stop. Their catalytic properties is due to, their catalytic property is due to, their catalytic property is due to their capacity to show variable oxidation state, their capacity to show variable oxidation state, their capacity to show variable oxidation state, their capacity to show variable oxidation state. I am repeating, transition elements and their compounds, transition elements and their compounds are good catalyst. Their catalytic property is due to their capacity to show variable oxidation state, their capacity to show variable oxidation state, due to which it can form transition state more easily, due to which it can form transition state more easily, transition state more easily, and hence provide alternative path for reaction, and hence provide alternative path for reaction, and hence provide alternative path for reaction. ठीक है, देखो बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना, मैंने लिखा कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, या रिएक्शन प्रोग्रेस भी ले सकते हो। तो मान लो कि इसी किसी सर्टेन लेवल पे रिएजेंट था, तो रिएक्शन हुई और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और प्रोडक्ट बनेगा बेटा। इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो ये अपनी ट्रांजिशन स्टेट है ना। अब इस पार्ट को मैं ईए कहूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये टीएस जब बनी, ये तो विथआउट कैटलिस्ट थी, BWOC लिख रहा हूं मैं, विथआउट कैटलिस्ट, विथआउट कैटलिस्ट। अब क्या हुआ बेटा, जब मैं कैटलिस्ट यूज करूंगा तो एक अलग पाथ से रिएक्शन चली जाएगी और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सेकेंड TS डैश बनी। TS डैश किसके साथ है बेटा, विथ कैटलिस्ट, है ना। इसको मैं लिख देता हूं विथ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट हमने यूज किया, जब हमने कैटलिस्ट को यूज किया तो अलग पाथ से गई, और अब यहां पर जो एनर्जी गैप है वो EA डैश मान लेता हूं मैं। तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। मैं पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूं बेटा, बात समझने की कोशिश करो। पहले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन को। भाई रिएक्शन करानी थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है ना, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा है। विद कैटलिस्ट एक नए पाथ से रिएक्शन गई, उसने नया पाथ प्रोवाइड कराया, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से ट्रांजिशन स्टेट बनाई और कम एक्टिवेशन एनर्जी से रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन आसानी से करानी हो तो हम किसके साथ कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे हमने वहां पर देखा था बेटा हैबर प्रोसेस में, आयरन को हम यूज करते थे एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, आप ये डायग्राम बना ले। Transition elements and their compounds are good catalyst. Transition elements and their compounds are good catalyst.
फिर their catalytic property is due to their catalytic property is due to their capacity to show variable oxidation state. Their catalytic property is due to their capacity to show variable oxidation state, due to which it can form transition state more easily. Due to which it can form transition state more easily, and hence provides alternative path for reaction. And hence provide alternative path for reaction. ठीक है. अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे, उसमें कैटलिस्ट का यूज पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे. तो हम केवल यहाँ पर जो थ्योरी वाले पार्ट हैं वो कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से कैटलिस्ट किस किस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, है ना. जैसे पहला इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जो पूछा जा चुका है, विल्किंसन कैटलिस्ट. ठीक है. फर्स्ट कैटलिस्ट जो है वो है बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट. एक्चुअल में ये रोडियम है ना, रोडियम क्लोराइड होता है, PH3 होल थ्राइस Cl. गैसियस होगा. ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है फॉर हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन में आप किसको यूज करते हो बेटा, निकिल को या प्लेटिनम को. निकिल या प्लेटिनम अपने सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कराते हैं, लेकिन उनकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड. तो वो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट होगा. लेकिन अगर मैं विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज करूं, विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज करें, ठीक है, तो ये कैसा होता है बेटा, होमोजीनियस. मतलब ये भी गैस स्टेट में होगा और ये एब्जॉर्ब करेगा गैस को, वो भी गैस स्टेट में ही है, हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजनेशन के लिए होमोजीनियस कैटलिस्ट है, इंपॉर्टेंट है बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट. विल्किंसन कैटलिस्ट. ठीक है. देखिए ये क्वेश्चन भी दिया गया है बेटा किसमें, 29 नंबर सीआरक्यू का 29 नंबर क्वेश्चन देखो. सीआरक्यू में 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट. ये मेंस में भी आया था अभी रिसेंटली क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड विल्किंसन कैटलिस्ट. तो आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, RHPPH3Cl. ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है बेटा. पीएच का मतलब समझ लो ना, फिनाइल ग्रुप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और पी फॉस्फोरस. तो PH3 में से H हटा दो और पीएच लगा दो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. ठीक है. दूसरा हाइड्रोजनेशन में आप देखो, जैसे मैंने एक एल्कीन लिया, और इसकी H2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां पर हम निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम या PDC ले सकते हैं. कार्बन को उसके ऊपर लेमिनेट करके पैलेडियम को यूज कर सकते हैं. तो ये हाइड्रोजनेशन में यूज होता है कैटलिस्ट, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम. लेकिन ये सभी सॉलिड होंगे, तो ये हेटेरोजीनियस होगा बेटा. इसके बाद है अपने पास लिंडलार्स कैटलिस्ट. बताइए क्या फॉर्मूला होता है बेटा लिंडलार्स कैटलिस्ट का, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं. लिंडलार्स कैटलिस्ट, हाँ H2 तो रिएक्शन है बेटा, PDBSO4. यहां BSO4 का काम क्या है, यहां BSO4 पॉइजन है,
ये रिएक्टिविटी को कम कर देता है कैटलिस्ट की। हाँ CaCO3 भी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट हो गया। इसके बाद डेकॉन्स प्रोसेस। बताइए डेकॉन्स प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या था? डेकॉन्स प्रोसेस Cl2 के प्रिपरेशन में यूज किया था, Cl2 बनाने में, और CuCl2 कैटलिस्ट की तरह यूज किया था बेटा इन डेकॉन्स प्रोसेस। ये रफ कर रहा हूं मैं। डेकॉन्स प्रोसेस CuCl2। अगला है बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, it is PiCl4 plus AlC2H5 होल थ्राइस। कहां पर यूज होता है तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी लिख लो, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HDPE। क्या HDPE का फुल फॉर्म पढ़ा हुआ है आपने? मट्टा नहीं बेटा, नट्टा, नाटा, एन जिगलर नाटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हाई डेफिनेशन पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी HD, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE को बनाने के लिए एक होता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और एक होता है हाई डेंसिटी, डेफिनेशन नहीं गलती से बोल दिया था मैंने, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो इसके प्रिपरेशन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4 प्लस AlC2H5 होल थ्राइस का यूज करते हैं। ये डायरेक्ट एज इट इज मेंस में पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, छठवा है आपका PdCl2। प्रोसेस का नेम बताओगे, किस प्रोसेस में यूज किया है ऑर्गेनिक में PdCl2 को? B2O5, ये तो याद होगा बेटा, कांटेक्ट प्रोसेस। B2O5 कांटेक्ट प्रोसेस। प्लेटिनम गॉज, ओस्टबॉल्ड प्रोसेस। प्लेटिनम गॉज ओस्टबॉल्ड प्रोसेस। ठीक है ना? Fe/MO हैबर्स प्रोसेस। और एक और याद रखना बेटा, बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस CrO3 प्लस Al2O3, बॉश प्रोसेस। Cr2O3 प्लस Al2O3, बॉश प्रोसेस। ये सब याद होने चाहिए। बॉश प्रोसेस 11th क्लास में हाइड्रोजन में था, सिन गैस बनाने के लिए, सिंथेटिक गैस बनाने के लिए, H2 प्लस CO को बनाने के लिए, वाटर गैस भी कहते हैं इसको, वाटर गैस H2 प्लस CO को बनाने के लिए बॉश प्रोसेस यूज करते हैं, Cr2O3 L2O3। हैबर प्रोसेस पढ़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन था PdCl2 कौन सा प्रोसेस है? PdCl2 ऑर्गेनिक में PdCl2 बेकर्स प्रोसेस, इसको हम यूज करते हैं बेकर्स प्रोसेस। बेकर्स प्रोसेस में PdCl2 यूज किया जाता है। तो मैंने जितने भी कैटलिस्ट सब नोट करा दिए, आप नोट डाउन करें, इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया बेटा। ठीक है, आप नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे।
बेटा HDPE का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। HDPE का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, और वो वंडरवॉल का जो कंपैरिजन था वो मैं नोट कर देता हूँ, है ना। देखो ये तो लिख लिया होगा आप लोग, ये था वो इक्विवेलेंट रेडियस स्केलिंग किसके लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और वंडरवॉल रेडियस स्केलिंग किसके लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिंक। तो ये दो ज्यादा होते हैं, बट फिर ये सभी ने नोट कर लिया ना? रोहन, अंकना एंड विनायक, आप लोग नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो एक बार बता दीजिए। ओके रोहन, हो जाए तो एक बार इन्फॉर्म कर देना।